हेलो नमस्कार सत श्रीकाल राधे राधे। मैं गुरांगी पुरोहित आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में और उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले एक क्लास 9 की पूरी सीरीज जहां पर मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस में सारे टॉपिक कवर कर रही होंगी और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि आपका जो भी टॉपिक है वो एग्जाम ओरिएंटेड हो, आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल पाए। ठीक है जी। तो जो भी बातें होंगी वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित ही होंगी। जो भी आपके एनसीईआरटी में आपको दिया गया है सेल के बारे में वो सब हम पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे सेल का इंट्रोडक्शन कि सेल क्या होता है, हमारा बॉडी कैसे बना होता है, इसकी खोज किसने की और इसके कोशिकांग कौन कौन से हैं। अगली वीडियो में हम कोशिकांग के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो छोटे छोटे वीडियोस में आपके सभी टॉपिक क्लियर करेंगे हम। उम्मीद है कि आप इस सीरीज को एंजॉय करोगे और इस क्लास को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर हम बात करें कोशिका की तो हमेशा बेटा हम एक बात देखते हैं कि जब भी हमारा घर बनाया जाता है तो घर बनाने के लिए हम एक नींव रखते हैं, उसके बाद ही उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। वैसे ही हमारी शरीर है, हमारे शरीर की भी एक नींव है। जब तक वो नींव नहीं रखी जाएगी तब तक ये पूरा शरीर हमारा बन ही नहीं सकता और वो नींव है आपकी कोशिका यानी आपकी सेल। अगर हम जब भी सेल की बात करते तो याद रखना कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी शरीर की इकाई क्या है, शरीर की यूनिट क्या है, तो आप कहोगे हमारी शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर कोई है तो वो है हमारी कोशिका, जो हमारे शरीर को संरचना भी देती है, जो हमारे शरीर के कार्यों को भी करती है। इसलिए हम कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों ही इकाई मानते हैं। तो अगर हम बात करें सेल की तो हमको एक बात तो समझ में आ गई है कि हमारी बॉडी को बनाने के लिए सेल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें तो क्या दीदी एक ही सेल से पूरा शरीर बन जाएगा? तो नहीं बनेगा। अगर हम बात करें एक सेल की तो ये सिंपल सी सेल है, तो मैंने बहुत बड़ी बनाई है आपको दिखाने के लिए। हमारी सेल इतनी सी होती है, इतनी सी, एक पॉइंट के बराबर कि आप इसको खाली आंखों से देख भी नहीं सकते, आपको इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है। अगर हम यहाँ पर एक कोशिका की बात करें तो आप बोलोगे दीदी ये हमारे पास क्या है? ये हमारा एक सेल है जिसको हम कोशिका बोलेंगे। क्या है बच्चा जी? ये हमारा एक सेल है जिसको हम कोशिका बोले। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं, एक ग्रुप बनाती है, एक समूह बनाती है, उसे हम कहते हैं टिश्यू। यानी जैसे कि हमारे पास एक ये सेल है, अगर हम यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाओं का ऐसा एक समूह बना दें, अगर हम यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाओं का एक छोटा छोटा सा ऐसे समूह बनाते हैं ऐसे, तो ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सेल। तो ग्रुप ऑफ सेल को भी कुछ कहा जाता है। यानी जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं, आपस में मिलकर एक समूह बनाती है, उसे हम कहते हैं टिश्यू यानी ऊतक। अगर हम बात करें बच्चा पार्टी इसकी, हमारे बच्चा पार्टी इसकी, तो ये जो पूरा आपको यहाँ पर दिख रहा है सर्किल, ये हमारा क्या बन गया है? ये हमारा बन गया है टिश्यू। ये हमारा बन गया है टिश्यू जिसको हम कहेंगे ऊतक। आप कहोगे दीदी अकेला ऊतक क्या ही उखाड़ लेगा हमारा? सही बात है, पर ये ऊतक अकेला नहीं रहता। ये ऊतक ऐसे ही छोटे छोटे से समूह बनाता है। यानी यहाँ पर तो हमारे पास एक टिश्यू है, अगर हम बात करें तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे टिश्यू ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे टिश्यू ऐसे समूह बनाते हैं, ऐसे। तो ये क्या है? ये टिश्यू के ग्रुप है। क्या है बच्चा पार्टी? ये है हमारे टिश्यू के ग्रुप। एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप। तो आप कहोगे दीदी ये ग्रुप बन के क्या बना रहे हैं? तो याद रखना ये बनाते हैं हमारे अंग को। यानी जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं हमारा ऑर्गन। अब ऑर्गन क्या क्या हो सकता है? तो आप कहोगे हमारा किडनी ऑर्गन है। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि हमारी किडनी भी एक ऑर्गन है, हमारी किडनी भी ऑर्गन है, हमारा मस्तिष्क भी एक ऑर्गन है, अंग है भाई। ठीक है जी। हमारा आमाशय भी एक ऑर्गन है। यानी जो सिंगल सिंगल आपको दिख रहा है वो सब आपके ऑर्गन है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक ऑर्गन सिस्टम की, तो यही छोटे छोटे अंग, जैसे आपका आमाशय है, आपकी छोटी आंत है, आपकी बड़ी आंत है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? आपका ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। वैसे ही है यहाँ पर। यानी हमारे पास जब ये अंग मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हमारे सामने हमारा अंग तंत्र। क्या बनाते हैं बच्चा? ये बनाते हैं हमारा अंग तंत्र, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। इसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। और अब ऑर्गन सिस्टम के बाद तो आप देख ही रहे हो कि हमारा पूरा शरीर बन जाता है। यानी पहले कोशिका बनी, फिर ऊतक बना, फिर अंग बना, फिर अंग तंत्र बना, फिर बनता है हमारा पूरा शरीर यानी हमारी बॉडी।
ऐसे आपके शरीर की पूरी संरचना बनी हुई है, हाथ पैर उंगली। अब कहोगे दीदी ऊतक के बारे में, ऊतक के बारे में भी आपको अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, प्लांट्स में अलग होते हैं, एनिमल में अलग होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए आपको इस सीरीज में हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहां तक उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन वहीं आके खड़ा हो गया, ये हमने समझ लिया कि कोशिका से हमारा शरीर बना है, लेकिन इस कोशिका के बारे में पता कैसे लगा था? क्योंकि आपने तो कहा है कि हम इसको नॉर्मल आंखों से देख ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। तो इसकी भी खोज कई साइंटिस्टों ने की। पहले मृत कोशिका के बारे में पता लगा, यानी मरी हुई कोशिका, फिर जीवित कोशिका के बारे में पता लगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे कड़ी कड़ी जोड़कर हमारे सामने सारी रचनाएं हमारे पास आ गई। तो एक एक करके उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं बेटा जी, यहाँ पर सिंपल, ये हमारी कोशिका है। यहाँ पर प्रमुख प्रमुख भाग आपके पास लिखे हुए हैं, कौन कौन से आपके सामने लिखा हुआ है। आपका कोशिका झिल्ली, मैं आपको बता दूं ये जो आपको दिख रही है ये हमारी जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका कैसे है? क्योंकि यहाँ पर एक अंग नहीं लिखा, इसको आप कहते हो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति एक ऐसी परत है जो केवल प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल में नहीं होती है। तो यहाँ पर जितने भी नाम लिखे हुए सभी कोशिकांग हैं। इन कोशिकांग में कहीं पर भी आपके सामने कोशिका भित्ति का जिक्र नहीं है, इसलिए जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो क्या है? वो आपकी जंतु कोशिका का है। ऐसे ही हम पहचानते हैं कि ये जंतु कोशिका है या फिर ये एनिमल को, ये या फिर प्लांट कोशिका है, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिंपल सा डिफरेंस है। कैसे पहचानेंगे? हम पहचानेंगे कोशिका भित्ति के आधार पर। अगर वैसे तो है बहुत सारे, रिक्तका भी होता है, प्लास्टिड भी होता है, लेकिन अगर हम एक इनिशियल देखें, एक सबसे कॉमन ऐसा कि जो हमको देख के पता लग जाए, तो वो है आपका कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। अगर सेल वॉल है तो वो प्लांट है और सेल वॉल नहीं है तो वो एनिमल है, ठीक है जी। ओके, अब बात करते हैं इसकी खोज किसने की, कैसे कैसे चीजें होती है। लेकिन पहले कोशिका क्या है, ये जो मैंने आपको बताया है वो हम शब्दों में यहां जान लेते हैं। यहां लिखा हुआ है कोशिका सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी हमारी बॉडी की संरचना भी कोशिका से बनी है, साथ में हमारी बॉडी के अंदर काम भी कोशिका से हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन में ऊतक है, टिश्यू है, और टिश्यू किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। काम कौन कर रहा है? टिश्यू कर रहा है, जो हम मानेंगे कि कोशिका कहीं ना कहीं काम कर रही है। तो हमारी बॉडी की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी सेल, ठीक है जी। प्रत्येक सजीवों में या प्रत्येक सजीव का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक सजीव जो सांस ले सकते हैं, जो वृद्धि कर सकते हैं, जो प्रजनन कर सकते हैं, सजीवों के लक्षण हैं जो मैं आपको बता रही हूं, जिसमें वृद्धि होगी, विकास होगा, प्रजनन होगा, श्वसन होगा, पाचन होगा, ये सारी क्रियाएं जो कर सकता है वो सजीव है। यानी प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। किसी में एक कोशिका है, किसी में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। और जब हम एक कोशिका की बात करें तो हाँ, ऐसे जीव भी हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कुछ जीवों में केवल एक ही कोशिका होती है, जैसे कि हमारे पास अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, यूगिलिना है। आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तो आपको वहां बताना होगा। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यूगिलिना और भी सारे होते हैं, तो हम कुछ कुछ पढ़ के चल रहे हैं अभी यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या केवल एक कोशिकीय जीव है, तो नहीं, हम हैं। हमारे अंदर कितनी सारी कोशिकाएं हैं, लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कुछ जीवों में लाखों करोड़ों कोशिकाओं का भी पाया जाना है, जैसे मनुष्य हैं, पौधे हैं, जंतु हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताऊंगी, शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन जब भी बायो में एक वर्ड यूज होता है जीव, जब भी बायो में एक शब्द यूज हो, अगर जीव वर्ड यूज कर रहे हैं तो आपके दिमाग की घंटी जग जानी चाहिए। जीव वर्ड यूज करते ही यहाँ पर बार बार आपका टीचर आपको ये नहीं बताएगा कि हम यहाँ पर पौधों की बात कर रहे हैं या फिर हम यहाँ पर जंतु की बात कर रहे हैं। जीव वर्ड होते ही आप समझ जाना कि कोई ऐसा है जो जीवित है, जो परस्पर क्रियाएं कर रहा है, जो सजीवों में होती है। तो आपके दिमाग में अंडरस्टूड होना चाहिए बात कि यहाँ पर जीव शब्द आया है, इसलिए मतलब यहाँ पर पौधे और जंतु दोनों की बात की जाएगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता करना है। अब बात आती है, हमने यहाँ कुछ कुछ पॉइंट देख लिए, साथ में यहाँ लिखा हुआ है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन जैसी सभी क्रियाएं कोशिकीय स्तर पर ही संपन्न होती है। मैंने कहा ना, हमारी बॉडी के अंदर होने वाली समस्त क्रियाएं, चाहे वो पोषण हो, चाहे वो पाचन हो, चाहे वो श्वसन हो, चाहे वो उत्सर्जन हो, कुछ भी है, वो सब कोशिकीय स्तर पर ही है, क्योंकि हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट कोशिका है। कोशिका से मिलकर ही सब कुछ बना हुआ है। जब सब चीज कोशिका से मिलकर ही बनी हुई है तो हम कैसे कहेंगे कि कोशिका काम नहीं कर रही है? जो भी हो रहा है कोशिका द्वारा ही हो रहा है, ठीक है जी।
तो यहां पर हमको पता लग गया कि कोशिका क्या है। अब बात आती है खोज की, कि खोज किस किसने की। तो यहां पर जो प्रमुख खोजें हैं वो मैं आपको बता रही हूं। सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट हुए जिसको आप बोलते हो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले मृत कोशिका, यहां पर एक वर्ड जरूर लिखना, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। कौन सी कोशिका की खोज की थी? मरी हुई कोशिका की। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। और किसमें की थी ये आपको यहां बताया गया है। मृत कोशिका की खोज की साथ में कॉर्क में। क्या है? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की एक पतली काठ में क्या देखा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक छोटी संरचना देखी जो कोशिका थी, और वो मरी हुई थी। काठ मतलब होता है लकड़ी का गट्ठा। ये दिख रहा है आपको, ये लकड़ी का गट्ठा है। यहां पर उन्होंने एक संरचना देखी थी, मरी हुई कोशिका। ठीक है जी। इन्होंने कहा कि कॉर्क में अनेक छोटे छोटे से खाने नुमा कोष्ठ हैं, जिनको प्रकोष्ठ भी कहा है ना, किसी ने कोष्ठ भी कहा। इन्होंने बेसिकली सेलुला कहा था कि सेलुला है, ये छोटी छोटी संरचनाएं हैं। तो यहां पर दिख रहा है आपको, जूम करके भी देखा, देखो ये दिख रहा है, ये देखो, ये छोटे छोटे कोष्ठ, ये है प्रकोष्ठ। इन्हीं को बोला कि यहाँ पर क्या है? ये खाने नुमा संरचना है, कक्षों के समान संरचना है। बाद में इसको नाम दिया गया सेल। सेल एक वर्ड लैटिन भाषा से आया हुआ है, और सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। और उस छोटे कमरे के आधार पर इसका नाम कोशिका रखा गया। क्यों? क्योंकि देखने में भी लग रहा है ना छोटा कमरा सा। देखो भाई, होल है, ये देखो, ये छोटा कमरा लग रहा है, देखो भाई। तो याद रखना, कोशिका एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, कोशिका एक लैटिन वर्ड है, और ये इसका अर्थ होता है क्या? इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। लिखा हुआ है, कोशिका सेल नाम दिया गया, और इसका मतलब होता है छोटा कमरा। ठीक है जी, छोटा कमरा। अब इनकी एक किताब थी, है ना, उस किताब में इसके बारे में बताया गया था। उस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, माइक्रोग्राफिया एक पुस्तक है इनकी, और इस पुस्तक में ही इनकी खोज के बारे में प्रकाशित मिला हुआ है। क्योंकि उस टाइम में तो हम थे नहीं ना, तो जब कोई भी चीज आती है, कोई भी राइटर की जो किताबें आती है, किताबों में द्वारा ही हमें उनकी रिसर्च के बारे में पता लगता है। लेकिन मैम अभी तक तो हमें मृत कोशिका के बारे में पता लगा है, तो जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया? तो जीवित कोशिका के बारे में बताया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और इन्होंने बताया था 1674 में। इन्होंने तालाब में स्वतंत्र रूप से एक जीवित कोशिका को देखा था। तो अगर आपसे पूछे मृत कोशिका की खोज किसने की, तो आप कहोगे रॉबर्ट हुक ने की। कोई आपसे पूछे कि सॉरी, जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। और मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, पहले मैंने उल्टा बोल दिया था, ध्यान सुनो। रॉबर्ट हुक ने की किसकी खोज? मृत कोशिका की। किसमें की? कॉर्क में की। वहीं पूछे अगर जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आप कहोगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। कहां पर की? तालाब में की, स्वतंत्र रूप में। ठीक है, जो कि यहाँ पर बच्चा जी ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर एक वर्ड आता है कि अभी कोशिका के बारे में तो खोज हो गई, पर दीदी हमको ये चीज बताओ, हमको एक बार बताओ कि केंद्रक भी तो है। अभी तो हमको केवल कोशिका के बारे में पता लगा, केंद्रक के बारे में भाई जी किसने बताया होगा हमको? तो ये भी आपको याद रखना है बच्चा जी, जब भी केंद्रक की बात आएगी, केंद्रक की खोज बेटा बहुत समय बाद हुई, बहुत समय बाद। यानी हमें कोशिका के बारे में शिक्षी ने पता लग गया था, लेकिन जब केंद्रक की खोज हुई तो केंद्रक के लिए कौन आए थे? देखो मिलता जुलता नाम है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। एक है रॉबर्ट हुक और एक है रॉबर्ट ब्राउन। जब भी ब्राउन आए, क्योंकि भाई ऐसे मैंने ट्रिक से याद कर रखा है कि कोशिका रंग बिरंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे कोशिकांग है, केंद्रक अंदर वो ब्राउन कलर का है। तो आप यहां पर लिखोगे कि केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी बेटा? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, और बहुत दिन बाद इसकी खोज हुई थी। ठीक है, बहुत टाइम बाद इसकी खोज हुई थी, तो वो भी आपको लिखना होगा। कब हुई थी? तो याद रखना, ये हुई थी 1831 में। तो ये भी आपसे पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने की है, और आपसे पूछा गया है केंद्रक की खोज किसने की है। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है, मृत कोशिका किसने खोजी, जीवित कोशिका किसने खोजी, केंद्रक के बारे में किसने बताया। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। और जब भी बेटा जी सेल की बात आती है, जब भी सेल की बात आती है और कोशिका सिद्धांत की बात ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सेल के बाद कोशिका सिद्धांत आया, जो हमको ये बताता है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अपनी पहले वाली कोशिकाओं से ही मिलकर बनी है। मतलब दीदी, मतलब ये
जितनी भी नई कोशिकाएं बनती है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनी होती है। जैसे कि आप कोशिका विभाजन में देखते हो कि हमारे पास कोई एक सेल होती है, इसी सेल में डिवीजन होता है, इसके बाद हमारे पास 2 सेल आ जाती है। यही हमें कोशिका सिद्धांत में बताया जाता है। अब कोशिका सिद्धांत किसने दिया, किसने इसके बारे में बताया, तो वो हम जानते हैं। यहां पर सिंपल सा हमारे सामने लिखा हुआ है कि हमारे पास 2 साइंटिस्ट थे, आपके एग्जाम में आता है सीडेन एंड स्वान। वही यहां पर लिखा हुआ है कि हमारे पास से एम सीडेन और टी स्वान, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। फिर ये कौन है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए केवल ये जानो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। एक थे आपके सीडेन और दूसरे आपके स्वान। इनका सन भी याद करना है, दोनों ने एक एक साल के गैप से। इन्होंने दिया था आपका 1839 में और इन्होंने दिया था 1838 में, इन्होंने दिया था 1839 में। केवल 1 साल का डिफरेंस है, केवल 1 साल का। 1838, 1839। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट अलग अलग हैं। एक बॉटनी के साइंटिस्ट हैं और एक जूलॉजी के साइंटिस्ट हैं। यानी एक बॉटनी की रिसर्च करते हैं, एक जूलॉजी की रिसर्च करते हैं। यानी एक पौधों में रिसर्च करते हैं, एक जंतु में रिसर्च करते हैं। तो आपके जो स्वान थे, इन्होंने क्या बताया था? स्वान ने बताया था कि सभी जंतुओं की भाई जितने भी जंतु आपके पास हैं, जितने भी जीव आप देखते हो, एनिमल देखते हो, यानी हम भी एनिमल हैं, सभी जंतु कोशिकाओं से ही मिलकर बने हैं। ये बात किसने कही? स्वान ने कही। वहीं सिडिन ने क्या बोला? सिडिन ने बोला कि सभी पौधे भी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। भाई सिंपल सी बात है कि हम दोनों सजीव में आते हैं। अगर हम दोनों पौधे और जंतु दोनों सजीव में हैं, तो दोनों का शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। लेकिन अलग अलग कोशिकाएं हैं क्योंकि संरचनाएं अलग अलग है। ठीक है, तो सिडिन और स्वान ने कब कोशिका सिद्धांत दिया? आपको याद रखना होगा, 1838 में सिडिन ने दिया था, 1839 में स्वान ने दिया था। इन दोनों का सपोर्ट करने के लिए आए थे वर्च्यू। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एक स्टेटमेंट दिया इन्होंने, ओमनी सेलुले ए सेलुला, ये स्टेटमेंट था। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सभी कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही बनी होती हैं। बिकॉज ये इतना इंग्लिश वर्ड क्यों? क्योंकि भाई साइंटिस्ट है, सिंपल भाषा में कैसे बताएंगे। तो ओमिनी सेलुले ये सेलुला स्टेटमेंट दिया था वर्च्यू ने। इन्होंने कहा था कि जितनी भी कोशिकाएं हैं, चाहे वो जंतु की हो चाहे वो पौधों की हो, सभी पहले से जो कोशिकाएं हैं उनसे ही मिलकर बनी होती हैं, उनसे ही मिलकर बनी होती हैं। अब आप कहोगे दीदी हमें कोशिका सिद्धांत की कुछ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दो। बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ जो इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो कोशिका सिद्धांत से रिलेटेड, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहां आप लिखोगे सभी जीवधारी जंतु व पौधे, दोनों की बात कर रहे हैं। जीवधारी मतलब जो जीवित है। ठीक है, यहां पर हम जंतु व पौधे दोनों की बात कर रहे हैं। तो क्या है? सभी जीवधारी जंतु या पौधे एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर कोशिकाओं से बने हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? दूसरा था कोशिका ही जीवधारियों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। एक और पैरा से स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, वो भी यहीं लिख लेते हैं। वो था नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ये
तीन फेमस स्टेटमेंट है जो हम कोशा सिद्धांत में देते हैं। जगह थोड़ी कम थी इसलिए बच्चा मैंने इसको छोटे नीचे लिखा हुआ है। क्या है? सभी जीवधारी जंतु व पौधों से, जितने भी चाहे जंतु हो चाहे पौधे हो, सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। यहाँ इसलिए जीवधारी वर्ड यूज किया गया है। सभी कोशिकाओं का जो शरीर, सॉरी सभी जीवधारियों का जो शरीर है उसकी इकाई भी, चाहे वो संरचनात्मक हो चाहे वो क्रियात्मक हो, वो हमारी कोशिकाएं होती है। साथ में जितनी भी नई कोशिकाएं हैं वो पहले से मौजूद कोशिका से ही मिली है या उनसे ही बनी है, जैसे रबर्च्यू ने कहा था ओमनी सेलुले सेलुला। अब बात आती है कि कोशिका एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो अब हम थोड़ा सा कोशिका के टाइप भी जान लेते हैं, है ना जी। तो हमने कहा था पूरा कोशिका आपको एक क्लास में मिलेगा, तो ये है आपके कोशिका के टाइप। अगर हम बात करें एक कोशिकीय जीव की, एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर, यानी इनका पूरा शरीर केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना है। पूरे शरीर में केवल एक ही कोशिका है, जो भी क्रियाएं होंगी वो इसी कोशिका के अंदर होंगी, चाहे फिर वो आपका पोषण हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, सब कुछ हो। दूसरा होता है हमारे पास क्या? अब एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? तो मैंने आपको बताया था कि अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, यूग्लिना है, ये सभी किसमें आते हैं? सभी आपके एक कोशिकीय जीव में आते हैं। अब आती है बहुकोशिकीय जीव की बात, यानी मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि इनका शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है। एक कोशिका नहीं है, बहुत सारी कोशिकाएं जो आपस में मिली हुई है, आपस में मिलकर ऊतक बना रही है, फिर अंग बना रही है, फिर अंग तंत्र बना रही है, पूरा शरीर बना हुआ है। और उसमें हर एक ऊतक, हर एक सेल का अलग अलग काम है। उनके उनके काम के अकॉर्डिंग बांटा गया है। जब मैं आपको टिश्यू पढ़ाऊंगी तो मैं आपको समझाऊंगी वहां पर कि हर टिश्यू का अलग अलग काम होता है। ठीक है, लिखा हुआ है अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य के लिए विशिष्ट होती है, लिखा है ना। हर कोशिका का अलग अलग काम है, अलग अलग ऊतक बना रही है और उनका काम हो रहा है। अब बहुकोशिकीय में कौन आएगा? तो आप कहोगे दीदी मनुष्य आते हैं, पौधे आते हैं, जंतु आते हैं, कवक आते हैं, ये सब कुछ किसमें आता है? ये सब आता है आपका बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर में। तो एक कोशिकीय जीव कौन है? जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो, सारा काम उस कोशिका के अंदर हो रहा हो। दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव, यानी जिनका शरीर क्या हो? जिनका शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना, उसको हम कहते हैं बहुकोशिकीय। ठीक है, जब भी कोशिका की बात आ रही है डायग्राम तो बनता है। तो अब हम यहाँ बनाएंगे सेल का प्यारा सा डायग्राम। उसके बाद हम इसके कुछ प्रमुख भागों के बारे में भी जानेंगे। सेल कैसी होती है? बहुत सुंदर सिंपल सी। हम यहाँ जो सेल बना रहे हैं बच्चा पार्टी, वो है कॉमन। हम जो सेल बना रहे हैं बेटा वो क्या है? वो बहुत कॉमन है। हम प्लांट और एनिमल दोनों को लेकर चलेंगे। प्लांट में आपको क्या चेंज करने हैं वो मैं आपको बता दूंगी, एनिमल में क्या चेंज करने हैं वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये जो आपको ऊपरी लेयर दिख रही है वो क्या है बच्चा? वो है जिसको आप बोलते हो कोशिका भित्ति। इसको कहते हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। और जब मैंने सेल वॉल बनाई तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए दीदी, कोशिका भित्ति किसमें होती है? केवल पादप, केवल पादप यानी केवल प्लांट में होती है। ठीक है, केवल प्लांट में होती है। इसके ऊपर एक और लेयर होती है ऐसे, यहां पर एक और कोशिका इस तरीके से, यानी एक तो थी दूसरी भी है। इस दूसरी को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, साथ में यहां पर होता है भाई केंद्रक। ये क्या है? तो आप कहोगे दीदी ये है केंद्रक। इतना बड़ा नहीं होता, छोटा भी हो सकता है, तो मैं तो केवल आपको समझने के लिए बता दिया। बात याद रखना, ये पूरी सेल का हार्ट है। ये सेल की होने वाली क्रियाओं को कंट्रोल करता है। सेल में क्या होना है, कैसे होना है, सब कुछ ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, साथ में यहाँ पर चारों ओर लिक्विड भरा होता है। पूरी सेल के अंदर एक चिपचिपा सा जेलीनुमा संरचना होती है। यहाँ पर जेलीनुमा एक पूरा ऐसे लिक्विड भरा होता है बच्चा पार्टी। इस लिक्विड को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोशिका, इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव, इसी को हम कहते हैं जीव द्रव, इसे हम कहते हैं जीव द्रव। ठीक है, कोश का द्रव भी कहते हैं और साथ में जीव द्रव भी हम इसको ही कहते हैं। अब इसमें होते हैं बहुत सारे अंग। कैसे कैसे बनाते हैं? यहाँ पर सबसे पहले एक होता है इस तरीके का रहता है, जिसमें इस तरीके से काफी सिस्टर्नी होते हैं, फोल्डेड होते हैं ऐसे ऐसे। इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER।
ठीक है, इसको ER से भी हम डिनोट करते हैं। इसमें दो टाइप की होती हैं ये, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ। वो हम जब कोशिकांग पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। साथ में यहाँ पर एक संरचना भी होती है इस तरीके की, कटोरी नुमा, ऐसे कटोरी की तरह, ऐसे ऐसे कटोरी नुमा। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो आप कहोगे दीदी इसको हम कहते हैं गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय। इसे हम गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण दोनों ही कह सकते हैं। साथ में यहाँ पर माइक्रोकोंडिया भी होते हैं भाई, ऐसे। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, ये हमारी माइक्रोकोंडिया। तो आप कहोगे दीदी यहाँ पर क्या होता है, तो आप कहोगे यहाँ पर माइक्रोकोंडिया भी है। यहाँ पर हमारे पास माइक्रोकोंडिया भी है। साथ में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके के क्या होते हैं, राइबोसोम। तो ये क्या है, तो आप कहोगे दीदी इसको हम कहेंगे राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के अलावा यहाँ पर छोटे छोटे इस तरीके की संरचना होती है जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं लाइसोसोम। और ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि यहीं पर है, माइक्रोकोंडिया एक से ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर भी एक माइक्रोकोंडिया बनी हो ऐसे, नहीं यहाँ पर हम बनाएंगे क्या, यहाँ पर एक होती है रिक्तिका, ऐसे बड़ी संरचना, ऐसे प्लांट में ज्यादा बड़ी होती है। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से, प्लांट में ज्यादा बड़ी होती है और एनिमल में छोटी। क्योंकि इसको क्या बोलेंगे, तो ये होता है बेटा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इसको बोलते हैं रिक्तिका। क्योंकि प्लांट को क्या करना होता है, भोजन को स्टोर करना होता है, वैक्यूल। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैक्यूल। इस तरीके से बहुत सारे और भी जरूरी अंग होते हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। माइक्रोकोंडिया हुआ, लाइसोसोम हुआ, राइबोसोम हुआ, कोशिका द्रव हुआ, केंद्रक हुआ, कोशिका झिल्ली हुई। ये इंपोर्टेंट भाग है जो मैंने, ओहो ये मिट गया है ना, ये इंपोर्टेंट भाग है जो हमारे लिए जरूरी है। गोल्जी काय। तो ये डायग्राम आप बना लोगे, अगर आपके एग्जाम में कभी पूछा जाता है तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इससे ज्यादा आप चाहो तो यहाँ पर और भी कई चीजें होती है जो हमारे से, आपको ये बना हुआ है देखो भाई, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया, देखो ये बना हुआ है, ये बना हुआ है देखो, तारक काय है, कोशिका झिल्ली है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइक्रोकोंडिया है, खुरदुरी है, केंद्रक, वही सारे जो हमने बनाए हुए हैं वही है। आप ये डायग्राम बनाओगे, इस डायग्राम का ही वर्जन मैंने आपको बना के दिया है, वो ये है, ये है जो आपके एग्जाम के लिए आप बना सकते हो। कोशिका अगर जंतु वाली पूछेगा तो आप उसमें ये वाला भाग नहीं बनाओगे, प्लांट वाला पूछेगा तो आप ये वाला भाग बनाओगे, और अगर जंतु में पूछेगा तो इसको छोटा करना पड़ेगा, रिक्तिका इतनी बड़ी जंतुओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ कुछ चीजें जान लेते हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमारे पास जैसे हमने एक कोशिका बहुकोशिकीय जीवों को बांटा, वैसे ही कोशिका के प्रकार होते हैं उसकी रचना के आधार पर। अब जैसे कि हमारे पास एक है जिसको आप बोलते हो प्रियोकैरियोटिक और दूसरे को हम कहते हैं यूकैरियोटिक। प्रियोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, होती तो एक कोशिका ही है, लेकिन यहाँ पर केंद्रक नहीं होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगी। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इनके पास केंद्रक भी होता है, साथ में वो झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ भी होता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना कि इसका आकार बहुत छोटा है, बहुत छोटी, जैसे आपके बैक्टीरिया कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये कैसा है, अपेक्षाकृत बड़ा है, क्योंकि ये जंतुओं वगैरह में आता है, हम लोगों के अंदर है इसीलिए। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर झिल्ली, तो भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कोई कोशिकांग नहीं है, किसी प्रकार का कोशिकांग नहीं है, केंद्रक नहीं है, ना ही कोई कोशिकांग है, लेकिन हमारे अंदर कोशिकांग है। माइक्रोकोंडिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब क्या है, कोशिकांग ही तो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पाया जाता है जिसको आप कहते हो राइबोसोम। यहाँ पर राइबोसोम है, और वो भी राइबोसोम कैसा है, वो राइबोसोम है 70S प्रकार का।
प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई भी कोशिकांग नहीं है, मैं एग्री करती हूं, लेकिन यहां पर राइबोसोम पाया जाता है, वो भी 70 एस प्रकार का राइबोसोम यहां पाया जाता है। यहां पर एग्जांपल क्या आएगा आपका, बैक्टीरिया आएंगे, नीले हरे शैवाल आएंगे, और यहां पर कौन आते हैं, हम लोग आते हैं, जंतु हैं, मनुष्य हैं, कवक हैं, सब किस में आते हैं, सभी आते हैं यूकैरियोटिक में। आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बताओ, तो क्या बताओगे, आप कहोगे प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक नहीं होता है, यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रक होता है। आकार की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत छोटी होती है और यूकैरियोटिक कोशिका बहुत बड़ी होती है। वहीं अगर हम बात करें कोशिकांग की तो प्रोकैरियोटिक के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, राइबोसोम यहां पर होता है जो कि 70 एस प्रकार का होता है। यूकैरियोटिक के अंदर सभी कोशिकांग है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइसोसोम है ना, साथ में आपका लाइसोसोम, आपका अंतःप्रतबी जाल का सब पाए जाते हैं, तो ये इनमें डिफरेंस है। साथ में इनके तो प्रमुख भाग बहुत जरूरी भाग है, इनकी संरचना के आधार पर जो मूल भाग हम अगर हम बात करें कि ये आधार है हमारी कोशिका के, वो कौन कौन है, वो है हमारी कोशिका झिल्ली, वो है हमारा कोशिका द्रव और वो है हमारा केंद्रक। अगर हम बात करें कोशिका झिल्ली की तो बच्चा जी याद रखना, ये वो परत है जो हमारी कोशिका को बाहर से आवरण प्रदान करती है, बाहर के वातावरण से बचाती है। क्या है भाई, कोशिका का बाहरी परत, कोशिका का बाहरी आवरण जो पदार्थों के आवागमन को भी कंट्रोल करता है, साथ में हमारी कोशिका में कोई गलत चीज को, इन्फेक्शन वगैरह है ना, बाहर की चीजों से रक्षा भी करता है कि ऐसा ना हो कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर चला जा रहा है ना। इसीलिए क्या करता है, ये आवरण देता है, सुरक्षा देता है, चीजों का आवागमन में ये कंट्रोल कर रहा है, कौन सी चीज कोशिका में आनी है, कौन सी चीज कोशिका में नहीं आनी है। वही अगर हम बात करें किसकी, कोशिका द्रव्य की बात करें, साइटोप्लाज्म की बात करें, तो यहां लिखा हुआ है यह भित्ति के भीतर उपस्थित एक तरल पदार्थ है। इसी तरल पदार्थ में सभी कोशिकांग होते हैं और सारी क्रियाएं इसी कोशिकांग के अंदर होती हैं, यानी वो जगह जहां पर कोशिका की क्रियाएं हो वो आपका कोशिकांग है। कौन सी अंग, सॉरी, वो जगह जहां पर आपकी सभी कोशिकांग काम करते हैं। ध्यान सुनना, वो कोशिकांग जो काम कर रहे हैं कोशिका के अंदर, कौन सी जगह पर, कोशिका द्रव, यानी कोशिका की कोई भी क्रिया है, कोशिका की कोई भी क्रिया है वो कहां हो रही है, कोशिकांग के, सॉरी, कोशिका द्रव के अंदर। कोशिकांग की क्रिया हो या वैसे भी कोई क्रिया हो, सब कोशिका द्रव के पास होती है। तो आप याद कर सकते हो ये तरल पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली के अंदर होता है और कोशिका की सभी क्रियाओं का स्थान यही है। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें किसका, हम बात करें केंद्रक का, तो केंद्रक क्या है, मैंने पहले ही बोला था ये कोशिका का हार्ट है। क्या है, ये कोशिका का हार्ट है। कोशिका की समस्त गतिविधियां, कोशिका कुछ भी काम कर रही है वो सब केंद्रक के पास जाता है। साथ में यहाँ पर हमारा अनुवांशिक पदार्थ भी है, यहाँ पर हमारा अनुवांशिक पदार्थ भी है जिसको हम डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। तो ये क्या है, ये कोशिका के मूल भाग है जिनका परिचय मैंने आपको दिया। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करने बेटा कोशिकांग की, हम अगर बात करते हैं कोशिकांग की, तो हमको अगली क्लास में देखने होंगे कोशिका के अंग, जिसे हम कोशिकांग कहते हैं, कोशिका के अंग हम कहते हैं कोशिकांग। अगली क्लास जो आपकी रहेगी वो रहेगी बच्चा जी आपके कोशिकांग के ऊपर, चाहे आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, जितने भी आपकी बॉडी के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं वो सब आपको अगली क्लास में मिलेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें कुछ जरूरी क्वेश्चन जो यहाँ पर आते हैं, आप चाहो तो इन क्वेश्चन के आंसर जरूर करना। आपके एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्विक रिविजन के लिए है कि आपकी सेल किसने और कहाँ देखी थी, केंद्रक की खोज किसने की थी, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, एक कोश की बहुकोशीय जीवों में क्या अंतर है, साथ में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर है। ये वो क्वेश्चंस है जो अक्सर एग्जाम में आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आज की क्लास में जो आपने पढ़ा है आप इन सब क्वेश्चन के आंसर जरूर कर पाओगे। तो आंसर करिएगा, बकाया डाउट ग्रुप में अगर आप हमसे जुड़े हुए तो इन क्वेश्चन के आंसर मुझे जरूर भेजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपकी चीजें कैसी रही हैं। अगली वीडियो का इंतजार करिएगा, अगली वीडियो में हम कोशिका के अंग के बारे में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बना के रखिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।